तो दोस्तों कल हमने आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सेफ्टी साइन के बारे में बताया था। आज हम उसी टॉपिक पे कृत्रिम श्वसन एवं प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हम। ये कृत्रिम श्वसन एवं प्राथमिक उपचार, सबसे पहले तो जानेंगे ये होता क्या है। ये जो प्राथमिक उपचार है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्राथमिक उपचार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फर्स्ट एड। देखिए अगर आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी भी जगह आप काम कर रहे होते हैं तो काम करते समय यदि आपको चोट लग जाती है, कोई एम्प्लॉय आपका जो है चोट से ग्रसित हो जाता है, वो अचेत अवस्था में आ जाता है, बेहोश हो जाता है, या फिर उसको काफ़ी चोटें लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, ऐसे कंडीशन में हम इन सारे सिस्टम को अपनाएंगे जिससे वो पीड़ित व्यक्ति कुछ हद तक उसको राहत मिल जाएगी। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार हम सब देते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। सीधे शब्दों में बोल दिया जाएगा कि डॉक्टर के आने से पूर्व किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। देखिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ से आपका घर, डॉक्टर का घर 10 किलोमीटर दूर है, उसका पैर टूट गया है या फिर कट गया है, कहीं से इंजरी हो गई उसको, तो आप सबसे पहले फर्स्ट एड का यूज करके, मतलब डॉक्टर के पहले आपके पास जो भी फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें जो भी आपका क्रीम होता है, फिर उसके बाद आपका डिटॉल होता है, रुई होती है, पट्टी होती है, तो इन सब का यूज करके उसके ब्लड को आप रोक सकते हो, उसको कुछ हद तक राहत दे सकते हो। पहली चीज हो गई हमारी प्राथमिक उपचार। दूसरी चीज हो गई कृत्रिम श्वसन। इसका मतलब होता है कि यदि उसके श्वास में कोई प्रॉब्लम होती है, यदि उस पीड़ित व्यक्ति के श्वास में यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कृत्रिम श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इसका यूज करके उसके श्वास में हम कुछ सुधार ला सकते हैं। जैसे वो अचेत अवस्था में है तो उसे हम चेत अवस्था में ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्राथमिक उपचार को हम करते हैं। ये प्राथमिक उपचार का कुछ सिद्धांत होता है, इसका सबसे पहले जानेंगे कि सिद्धांत क्या है। तो इस अगर कोई एग्जाम में आ जाए कि प्राथमिक उपचार का सिद्धांत क्या है तो आपको तुरंत जवाब देना होगा कि 3C। दोस्तों इस 3C का मतलब क्या होता है कि 3 बार आप C लिखेंगे, C, फिर C, फिर C। इसका मतलब होता है C फॉर चेक होता है, फिर उसके बाद C फॉर कॉल होता है, फिर उसके बाद C फॉर केयर होता है। मतलब जो हमारा सिद्धांत होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले हम कोई पीड़ित व्यक्ति मान ले जाए चोट खा गया है, वो किसी उस कंडीशन में है तो उसका हम CCC करेंगे। सबसे पहले तो चेक का मतलब होता है कि उसे हम चेक करेंगे कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है,
क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बार में जो कॉल होगा तो वो कॉल मतलब कि कोई अस्थाई है या फिर डॉक्टर है, उसको हम कॉल करके बुलवाएंगे। तीसरा है फिर केयर करेंगे। मतलब इतना करने के बाद तब हम प्राथमिक उपचार स्टार्ट करेंगे। ये हमारा होता है सिद्धांत 3C। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सिद्धांत। अब जो इसका दूसरा हमको प्राथमिक उपचार का पढ़ना है वो हमारा होगा उद्देश्य। मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसको तो हम 3C के नाम से जानते थे, इसको हम 3P या 5P के नाम से जानेंगे। अगर कोई पूछ ले कि आपका सिद्धांत क्या था तो आप 3C का नाम ले लेंगे कि प्राथमिक उपचार का सिद्धांत क्या है, तो आप 3C का नाम लेंगे। C फॉर चेक होता है, C फॉर कॉल होता है, C फॉर केयर होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो बेहोश है कि नहीं है, सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। दूसरा, फिर उसके बाद डॉक्टर को हम कॉल करेंगे, बुलाएंगे। तीसरा है फिर उसके बाद हम उसका केयर करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी हमको करना होगा। दूसरा, अगर पूछे कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है तो आपको सीधा बताना है कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य 3P या 5P। देखिए 3P और 5P का मतलब क्या है। ये 3P पर जो अभी वर्तमान से पहले जो चल रहा था वो 3P चल रहा था, बट इसको थोड़ा इम्प्रूव करके ये 5P कर दिया गया। जो 3P था उसे हम 5P कर दिए। तो इसके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये इस उद्देश्य को हमने जो हमारा 5P था उसको हमने एक एक करके लिख दिया है। अब इसके बारे में हम आपको एक एक समझाते रहेंगे। देखिए 5P का मतलब है कि 5 बार हमने P कर दिया। पहले P का मतलब है परसर्व लाइफ। इसका मतलब जीवन का संरक्षण। हमारा जो उद्देश्य का पहला P होगा वो होगा परसर्व लाइफ। इसका मतलब होता है कि आप जीवन का संरक्षण दें उसे। दूसरे P का मतलब होता है प्रिवेंट फर्दर एनर्जी। इसका मतलब होता है कि आप उस पीड़ित व्यक्ति को जो चोट लगी है उसे आगे बढ़ने से रोकना, वो ज़्यादा चोटिल ना हो। तीसरा P है प्रमोट रिकवरी। मतलब हालात सुधारने का प्रयास करना। यहाँ पे लिख रखा हमने हालात सुधारने का प्रयास करना। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो, मान लिया जाए चोट लग गई है तो उसके हालात को आप कंटिन्यू सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। चौथा P होगा पेन रिलीफ। आप उसको दर्द से राहत देंगे। फिर 5 लास्ट वाले P का मतलब होता है प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस। इसका मतलब है कि उस पीड़ित व्यक्ति को जहाँ तक हो सके उसे बेहोश ना होने दें, उसका ट्रीटमेंट करते रहें। तो ये था हमारा 5P। जो वर्तमान से पहले चल रहा था वो केवल 3P ही चल रहा था, यहाँ तक का चल रहा था, प्रमोट रिकवरी तक का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2P को इम्प्रूव कर दिया गया है। तो अगर आप क्वेश्चन में आ जाए कि 3P या 5P, अगर ऑप्शन रहेगा या 3P रहेगा या 5P, तो दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, कोई भी सही चला जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जो हमारा उद्देश्य था वो क्या था, तो आप 3P बता देंगे। अगर ऑप्शन है तो 3P कर देंगे, अगर ऑप्शन 5P है तो 5P कर देना। अगर पूछ लेगा कि जो है इसमें से सीरियल में से कौन सा 3P या 5P नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा आपको दूसरा, तो उस पर आपको बताना है कि ये गलत है। ठीक है। अगर ऐसा भी पूछ लेगा कि 3P का मतलब क्या है, तो तीसरे P का मतलब आपको बता देना है कि तीसरे P का मतलब है प्रमोट रिकवरी। मतलब हालत सुधारने का प्रयास करना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए, अभी तक हमने प्राथमिक उपचार का सिद्धांत पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उद्देश्य पढ़ा। क्या हमारा उद्देश्य था, क्या सिद्धांत था। अब जब प्राथमिक उपचार देंगे, यानी कि जब उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब उसको हम CPR कहते हैं। ये CPR होता क्या है, कार्डियो
पुलमोनरी रिसेक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हृदय संकुचित हो जाता है तो उसे एक्टिव करना। अगर मान लिया जाए उसका हृदय, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, उसका हृदय रुक गया है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो CPR होता है उससे पहले जो प्रक्रिया हम करते हैं, CPR से पहले जो प्रक्रिया हम करते हैं उसको हम बेसिक लाइफ स्टार्ट कहते हैं। और बेसिक लाइफ जब स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें 3 चीज़ को ध्यान में देखा जाता है, ABC। कहने का मतलब है कि जब हम प्रथम उपचार देना स्टार्ट करते हैं तब उसे CPR कहते हैं। मतलब कि अगर हृदय संकुचित हो गया है या हृदय में श्वास लेने पर कोई दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसे एक्टिव करेंगे। और CPR देने से पहले ये हम ABC को देखेंगे, मतलब ABC को चेक करेंगे। ABC होता क्या है? A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीदिंग और C का मतलब होता है मतलब सर्कुलेशन। A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीदिंग और C का मतलब सर्कुलेशन। मतलब इन तीनों को हम चेक करेंगे, एक एक प्रक्रिया करेंगे। एयरवे का मतलब होता है कि आप सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को आप चेक करेंगे कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। दूसरी चीज़ जो ब्रीदिंग है, मतलब उसकी नली में, जो सांस लेने की नली में, हो सकता है वह गुटखा खाया हो या कुछ हुआ हो, या हो सकता है कुछ कोई ऐसी हो कि उसकी जीभ इधर उधर हो गई हो, तो उसे हम साफ कर देंगे, उस जीभ को हम सही कर देंगे। फिर तीसरा चेक करेंगे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी जो संप्रेषण है, उसका ठीक है या नहीं। इतना हमें करना है। मतलब कि जो प्राथमिक उपचार हम देंगे स्टार्टिंग में, उस प्रक्रिया को हम CPR कहते हैं। CPR से पहले जो होता है उसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, और उसमें ABC हमको करना होता है, मतलब एयरवे और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये थी प्राथमिक उपचार, मतलब डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार। अब हम पढ़ेंगे कि इनके बाद में यदि वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तब अब हम आएंगे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। अभी तक हमारा चल रहा था प्राथमिक उपचार, अब हम आएंगे कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया। चलिए कृत्रिम श्वसन पे आते हैं। ये कृत्रिम श्वसन तब हम यूज करते हैं जब पीड़ित व्यक्ति सांस ना ले पाए, यानी कि सांस लेने में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि श्वास लेने में समस्या हो रही है तो कृत्रिम श्वास विधि को अपनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई वर्कशॉप में कोई ऐसी घटना हो गई जिससे वो व्यक्ति मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है, अचेत अवस्था में है, तो उसे चेत अवस्था में यानी होश में लाने के लिए हम कृत्रिम श्वास प्रक्रिया का यूज करते हैं।
देखिए कृत्रिम श्वास होता क्या है, ये क्या होता है कि ये इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सिल्वेस्टर विधि, दूसरा शैफर विधि, तीसरा मुंह में हवा भरना, चौथा मुंह से नाक में हवा भरना। अब इसको हम एक एक देखेंगे। देखिए सिल्वेस्टर विधि क्या होता है, इसमें हम पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाते हैं। दूसरा शैफर विधि है, इसमें हम पेट के बल लिटाते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए किसी एम्प्लॉय या उस व्यक्ति को पेट के बल चोट लग गई है, तो उसे हम पीठ के बल लिटाएंगे और पीठ के बल लिटाने के बाद में उसके इस साइड में थोड़ा इस साइड में हम तकिया वकिया लगा देंगे और उसके पीछे बैठ जाएंगे। उसके हाथ को यूं करके उसके लंज पे हम प्रेशर करेंगे। लंज पे प्रेशर करने का मतलब होता है कि जब हम प्रेशर करते हैं तो जो अंदर की हवा होती है गंदी वो बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने बाद जैसे ही हम हाथ को हटाते हैं अंदर की बाहर की हवा अंदर आ जाती है, ताज़ी हवा। ऐसा प्रक्रिया हम 1 मिनट में 10 से 12 बार करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो व्यक्ति होश में ना आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि सिल्वेस्टर विधि का यूज करेंगे इस कंडीशन में, अगर व्यक्ति को पेट के बल चोट लगी है तो उसे हम पीठ के बल लिटाएंगे और इस प्रक्रिया को सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। दूसरा आते हैं शैफर विधि। अगर व्यक्ति को पीठ के बल चोट लगी है तब हम उसे पेट के बल लिटाते हैं और यही प्रक्रिया हम दोहराते हैं। पेट के बल लिटा दिए, फिर उसके बाद उसका हाथ सीधा कर दिए, फिर उसके इस साइड में हम प्रेशर करते हैं। जैसे ही हम फोर्स करते हैं अंदर की जो गंदी हवा होती है वो बाहर चली जाती है और बाहर की ताज़ी हवा अंदर आती है। ये भी हम प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट में करते हैं। ऐसा प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि उस पीड़ित व्यक्ति को होश ना आ जाए। तीसरा मुंह से मुंह में हवा भरना। आप सबने देखा होगा कि मान लिया जाए ऐसा करने पर भी नहीं आता है, वो जो है दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी होश में नहीं आ रहा है, तब आप इसे मुंह से मुंह में हवा भरना। ऐसा भी बोल सकते हो कि उसे ज़्यादा चोट लगी है, वो इस हालत में नहीं है कि आप वो लेट जाए या कुछ, तो किसी तरीके से आप इसको जो है लिटा करके उसके मुंह में जो भी गुटखा पानी खाया होगा तो क्या करेंगे आप उसके मुंह से आप निकाल देंगे, साफ सफाई कर देंगे, फिर रुमाल रख करके मुंह में, फिर उसके बाद आप हवा भरेंगे। जैसे ही हवा भरना स्टार्ट करते हैं उसका लंच फूलता है और जैसे ही आप छोड़ते हैं अंदर की हवा बाहर चली जाती है, गंदी हवा, और बाहर की ताज़ा हवा इसमें फिर से एंट्री कर लेती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मुंह से मुंह में हवा भरना। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है जिसे लोबार्ड विधि बोलते हैं। ठीक है। तीसरा मुंह से नाक में हवा भरना।
अगर मान लीजिए मुँह से ब्लड निकल रहा है या फिर और प्रॉब्लम है कुछ, तो आप क्या करेंगे कि यही प्रक्रिया मुंह से नाक में हवा भरेंगे। इसमें था कि मुंह से मुंह में हवा भरना, और इसमें होगा मुंह से नाक में हवा भरने का मतलब है कि मुंह से आप उसके नाक में हवा कर भरेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि ये प्रति मिनट में 12 से 15 बार करना होता है। मतलब कि इसमें भी वही सेम रहेगा, 10 से 12 बार करना है, सैफर में भी 10 से 12 बार करना है, और फिर मुंह से मुंह में हवा भरना भी 10 से 12 बार करना है। लेकिन जो मुंह से नाक में हवा भरना होगा वो 12 से 15 बार प्रति मिनट की दर से हमें करना है। एक पांचवा होता है जो कि पंप का यूज करके, पंप का प्रयोग करके, मतलब एक यंत्र होता है उसके द्वारा हम पंप से मुंह में हवा भरेंगे या पंप से नाक में हवा भरेंगे। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं होता, ज़्यादातर हम इसे यूज नहीं करते हैं क्योंकि अचानक में यही चारों काम में आता है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिल्वेस्टर है और सैफर है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें कब हम किसका यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब जहाँ पर सिल्वेस्टर होगा वहाँ पे पीठ के बल लिटाना होगा, मतलब कि उस पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल चोट लगी हुई है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि इस पे छोटी की मात्रा लगी है और इस पर भी बड़ी की मात्रा लगी है। तो आप एक तरीके से इसे बोल सकते हो कि C और P। ठीक है, इसका मतलब है कि सिल्वेस्टर में पीठ के बल हम लिटाएंगे। दूसरा सैफर हो जाता है, तो सैफर में देख लीजिए सै का मात्रा यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर बड़े का मात्रा भी लगा है। तो इसका मतलब है कि जो सै है वो हम पे कर देंगे, मतलब इस पे भी बड़े का मात्रा, इस पे बड़े का मात्रा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लिया जाए सैफर विधि होगी तो उसे पेट के बल लिटाएंगे और सिल्वेस्टर विधि होगी तो उसे पीठ के बल लिटाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। और फिर आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप दूसरे को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो के साथ।